नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश इस वक्त देख रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि भारत में 26/11 हमले का जो साजिश करता है, मुख्य साजिश करता तहव्वुर राणा, उसे भारतीय एजेंसियां कॉलर से पकड़कर खींचकर लेकर आई हैं भारत में, अमेरिका से। और यहां पर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, मोदी ने क्या ही कर दिया, क्या नहीं कर दिया। आज आपको बताऊंगा इस हंगामे की वजह क्या है, इस पर पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और तहव्वुर राणा, जिससे इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। तहव्वुर राणा मुंह खोल रहा है, किस किस का नाम बोल रहा है, आज इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तहव्वुर राणा का को भारत लेकर आना, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या आप इसे नरेंद्र मोदी सरकार की कामयाबी मानते हैं, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि ये तो बिहार चुनाव जीतने के लिए है, ये है, वो है, आप उस तरह से इसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको इस खबर को सुनने के बाद क्या महसूस हुआ था। लेकिन आज दिन भर चर्चा, कल से ही इसकी चर्चा है कि तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम लेकर आई है, जो कि पूरे मामले में डेविड कोलमैन हेडली, जो व्यक्ति था जिसने मुंबई हमले में अहम भूमिका निभाई, उसकी सारी मदद कर रहा था और हमले के 5 दिन पहले आराम से यहां से भारत छोड़कर बाहर चला गया था। लेकिन इस वक्त आपको यह बता दूं कि तहव्वुर राणा को रात में 2 बजे एनआईए कोर्ट के सामने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया है कि आप इससे पूछताछ कीजिए। अब यह पूछताछ बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि यहां कुछ लोगों को आग लगी हुई है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि यह सिर्फ तहव्वुर राणा को लेकर आने और उसे सजा देने की बात नहीं है। वो तो नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया। भाई कहने को तो कह सकते थे कि भाई वहां अमेरिका में उसको सजा तो हो ही गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का हिसाब यह है कि तुमने मेरे यहां आतंकी हमला किया, मेरे लोगों को मारा, और सजा तुमको कोई और देगा। हेलो, ये नहीं चलेगा। ये मोदी का नया इंडिया है, ये ठोकेगा तुमको। और ये काम करने के लिए तहव्वुर राणा को लाया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि तहव्वुर राणा अकेला नहीं होगा। ये आप मान के चलिए, भारत में जिस तरह से उस वक्त नेटवर्क काम करता था, आतंकी नेटवर्क काम करता था, जिसे पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, अमित शाह ने मिलकर खत्म किया है, उसके कौन कौन से प्यादे अभी भी बचे हुए हैं, ये नाम तहव्वुर राणा खोल सकता है, सामने रख सकता है। इसलिए तहव्वुर राणा से ये पूछताछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं। कल तो आपने भारत में उसकी तस्वीर देखी थी। ये जब अमेरिका से उसको लाया जा रहा था, तो अमेरिका की पुलिस जब भारतीय एजेंसीज को उसे सौंप रही थी, तब की तस्वीर है। और उसमें वो दिख रहा है, उसके बाल सफेद हो गए हैं, उसे भूरे रंग का कपड़ा पहनाया हुआ है, और उसे भारी सिक्योरिटी के बीच जो है वो भारत लेकर आया गया है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से जो बेस्ट वकील हैं वो लगाया गया है, क्योंकि भाई हमारा हिसाब यह है कि हम न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। कसाब को भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद टांगा गया था, तो इसको भी टांगा जाएगा। लेकिन उसके पहले भाई उसका केस चलेगा, उसको भी वकील दिया गया है। और सरकार की तरफ से, एनआईए की तरफ से सीनियर वकील जो हैं दयान कृष्णन, उनको अपॉइंट किया गया है, जो कि इस पूरे मामले में पहले से जुड़े रहे हैं, इस प्रत्यर्पण को लेकर लगातार एनआईए की मदद करते रहे हैं, और दूसरे बड़े और अहम केसेस में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो नरेंद्र मोदी सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही कि हाँ भाई इसको तो अमेरिका में सजा हो ही गई थी, यहां तो सजा हो ही जाएगी। जो बेस्ट वकील है वो भारतीय कोर्ट में एनआईए को रिप्रेजेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लगाया गया है। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सिर्फ, या उनके समय में सिर्फ जो है, इस व्यक्ति को नहीं लाया गया। पिछले कुछ वर्ष में, 5 साल में 23 अपराधी लाए जा चुके हैं। 178 को लाने का अनुरोध किया गया है। जो लाए गए उसमें अबू सलेम शामिल है, रवि पुजारी, क्रिश्चियन मिशेल, छोटा राजन शामिल है, गोल्डी बराड़, इसको लाने की प्रक्रिया चल रही है। अनमोल बिश्नोई को लाने की प्रक्रिया चल रही है। विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको लाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। नीरव मोदी का वजन कैसे घट गया है, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि वो सूख के कांटा हो गया कि इंडिया जाना पड़ेगा। ये तहव्वुर राणा अमेरिका में बाप बाप कर रहा था कि भाई मुझे कुछ भी कर लो, लेकिन भारत मत भेजो, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई अमेरिका की जेल में फिर भी ठीक है, यहां तो ये टांग ही देंगे, क्योंकि पुराना वाला हिसाब किताब तो चलेगा नहीं यहां पर। और नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई वो इस चुनाव उस चुनाव, भाई वो 2011 में, ये उनका 2011 का ट्वीट है, यूएस डिक्लेयरिंग तहव्वुर राणा इनोसेंट इन मुंबई अटैक हैज डिसग्रेस्ड द सोवेनिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स अ मेजर फॉरेन पॉलिसी सेटबैक। 2011 में उन्होंने कह दिया था कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय विदेश नीति का, कि इस तरह से भारतीयों को मारने वाला जो है उसे अमेरिका में निर्दोष साबित किया गया है।
लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको लेकर आए और यहां पर जो है उसको अब जिस तरह से प्रक्रिया होगी उसके बारे में आपको लगातार बताऊंगा और आपको यह भी बता दूं कि आज क्या पूछताछ हो रही है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए किन किन के छाती पे सांप लौट रहा है। कांग्रेस के एक नेता है कन्हैया कुमार, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तहव्वुर राणा को लेकर सवाल। किसको लाया गया है? अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है, लेकिन कमाल है, लेकिन नहीं नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि अमित शाह को लाज आनी चाहिए, आंख में शर्म होनी चाहिए। किस बात की शर्म होनी चाहिए? कि तहव्वुर राणा को यहां लेकर आ गए, इसकी शर्म होनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप तहव्वुर राणा भारत आया और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये वो कन्हैया कुमार हैं भाई साहब, कह रहे 15 लाख आया कि नहीं आया, कोई प्रॉमिस पूरा हुआ कि नहीं हुआ। यही ज्ञानी आदमी बैठे हैं। भर पब्लिक जो बीजेपी को वोट कर रही है उनको कोई समझ नहीं, इनको समझ है महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। जरा दुनिया में देख लीजिए महंगाई कहां है, भारत में कहां है, भारत की अर्थव्यवस्था कहां है और दुनिया में कहां है। इस आदमी को तो पहले जो टैक्स पेयर के पैसे पे इसने जेएनयू में पढ़ाई की वो पैसा लौटा देना चाहिए। इसकी जो बुद्धि है, जो समझ है, वो इस लेवल की है कि इसको पैसा वापस करना चाहिए हम लोगों का। और ये लाज की बात करते हैं। मैं जरा इनको इनके कुछ पुराने बयान दिखाता हूं, इनको कितनी लाज है जरा आंख में जरा देखिए। आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्ता करने को, सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था, ये कन्हैया कुमार के पुराने शब्द हैं। आंख में लाज है कि नहीं है बाबू? जाके बैठ गए हैं वहां कांग्रेस के साथ, आंख में लाज है कि नहीं है? आज कोई इनसे पूछे। और आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा आंख में लाज। काम क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम अफवाह के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। देश की सेना को बलात्कारी बताने वाले की आंख में लाज है कि नहीं है बॉस? बताइए ना, अब लाज कहां गई? और सुनिए जिस कांग्रेस में बैठे हैं उसके लिए क्या बोलते हैं। था कि गरीबी हटाओ, तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, बाद में गरीबों को भगाओ। उसी कांग्रेस में बैठे हुए हैं जाके। आंख में लाज है कि नहीं है? सही कह रहे हैं। इनको इनसे ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है कि आंख में लाज ना हो तो कैसा महसूस होता है। और सुनिए, अभी हाल में बता रहे थे कि बिहार का पानी लूटने के लिए सड़कें बना दी गई हैं, जरा वो सुनिए आंख में लाज है कि नहीं। बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आप सोचिए इस आदमी का कि समझदारी का लेवल सोचिए। कह रहा है कि सड़क बनाई जा रही है ताकि बिहार का पानी लूट के ले जा सके। लालू यादव जब सड़कें बनवा रहे थे, कह रहे थे हेमा मालिनी की गाल जैसी सड़कें बनवा रहे हैं, तो बिहार का संसाधन लूट रहे थे क्या? देश भर में जहां जहां सड़क बनती है उसका संसाधन लूट लिया जाता है क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस आदमी से बोलिए जेएनयू में जितना पैसा इसके पढ़ाई लिखाई में खर्च हुआ है वो पैसा देश को वापस कर दे, उसके बाद ऐसी बातें बोले।
क्योंकि जिस पार्टी में वहां ऐसी बातें बोल सकते हैं इसमें तो कोई शक नहीं। खैर, आंख में शर्म की बात बोल रहे थे। मैं जरा आपको दिखाता हूं आंख में शर्म किसकी होनी चाहिए, जो लोग हंगामा कर रहे हैं। राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस, राहुल पार्टी नियर दिल्ली टिल संडे 5 PM। ये उस वक्त की घटना के बाद की बात आपको बता रहा हूं। आंख में शर्म कन्हैया कुमार से पूछिए किसके होनी चाहिए। जब देश में एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे तो देश के गृह मंत्री कपड़े बदल बदल के देखने जाते थे कि कहां क्या हो गया है। एक दिन में 3-3 कपड़े। आंख में शर्म किसके होनी चाहिए, यह सोचना चाहिए। While Mumbai burned, Home Secretary, other top officials were busy enjoying Pakistan hospitality. आंख में किस सरकार के शर्म होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। उस वक्त 2008 की बात बता रहा हूं। उस समय मुंबई टेरर अटैक के बाद कांग्रेस की सरकार थी वहां पर। तब के मुख्यमंत्री राम गोपाल वर्मा को लेकर चले गए थे ताज होटल के अंदर। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि उनको फिल्म बनाने के लिए दिखाने के रेकी कराने लगे थे कि देखो अंदर क्या है। और 3 साल बाद रामगोपाल वर्मा ने अनाउंस भी किया था कि फिल्म बनाने का सोच रहा है। आंख में शर्म किसके होनी चाहिए, ये पब्लिक जानती है बॉस। और एक ये संजय राउत है, ये कह रहे हैं तब्बू राणा को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उसे बिहार चुनाव के दौरान फांसी दी जाएगी। राणा को भारत लाने के लिए 16 साल से लड़ाई चल रही है और ये कांग्रेस के शासन के दौरान शुरू हुई। तो कांग्रेस के शासन के दौरान शुरू हुई तो खत्म क्यों नहीं हुई? क्यों डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी को खुद पर्सनली कहना पड़ा कि इसको छोड़िए, इसको लाने दीजिए? और डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के कहने पर यह फैसला किया कि ठीक है, इसको इंडिया को सौंपेंगे। और इनको सिर्फ बिहार चुनाव दिख रहा है कि टांग दीजिए, और उससे पूछे नहीं तब्बू राणा से कि यहां कौन तुम्हारी मदद कर रहा था। सुनिए एक बार जरा, संजय राउत साहब को भी सुनिए, इनके बात भी सुनिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तब्बू राणा जो है उसको उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है, या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो, जिस हमने सामना में कहा कि राणा फेस्टिवल करने जा रहे हैं। राणा फेस्टिवल करेंगे। 2009 से ये प्रक्रिया चल रही है। 2009 से NIA ने उनके खिलाफ एक FIR लॉन्च किया इंडिया और राणा के खिलाफ 2009 के बाद में। NIA की एक टीम अमेरिका में जाकर उनसे पूछताछ करके आई। मेरे हिसाब से 2012 में उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और वहाँ उस वक्त के विदेश सचिव अमेरिका में जाकर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा किया है उसके प्रत्यार्पण के बारे में। अब जाकर हमें 2025 में उस बारे में सफलता मिली। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दिया। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि तब्बू राणा को बिहार चुनाव के पहले फांसी पर लटका देंगे। कैसे लटका देंगे बॉस, कैसे लटका देंगे मुझे ये बताइए। पहले तो केस चलेगा, उसके बाद वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रत्यर्पण संधि है उसके हिसाब से आप जो है वही सजा दे सकते हैं जो जिस देश से अमेरिका से उसको लेकर आए हैं वहां पर जो सजा मिली थी। तो वहां पे फांसी की सजा नहीं हुई थी। यहां अगर फांसी की सजा होगी तो भारत की कूटनीति को काम करना पड़ेगा। वहां अमेरिका से किसी तरह का संबंध जो है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको ये परिस्थिति बनानी पड़ेगी कि वहां भी फांसी के लिए जो है वो तैयारी हो, या फिर कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि भाई ठीक है आप फांसी दो, हमको दिक्कत नहीं है, ये व्यवस्था कर दी जाए। बिहार चुनाव के पहले फांसी दे देंगे। और बिहार चुनाव के लिए जो है उन्होंने ट्रंप को जाके कहा कि सुनिए ना, अभी बिहार में चुनाव आ रहा है, मैं हरियाणा जीत गया हूं, मैं महाराष्ट्र जीत गया हूं, मैंने दिल्ली में केजरीवाल को खत्म कर दिया है, लेकिन बिहार में ना मुझे तब्बू राणा लगेगा, तो एक काम करो दे दो। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ ले जाओ, दो इसको तब्बू राणा दे दो। इन लोगों के हिसाब से ऐसा ही चल रहा है। वो कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने अपने बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बनाया। आईसीसी का चेयरमैन क्या अमित शाह के बोलने से? भाई इतना पावरफुल अगर आदमी हमारे देश में है जो आईसीसी का चेयरमैन के लिए फोन कर देता है और सारे आईसीसी के सदस्य देश मान जाते हैं कि हाँ चेयरमैन इसी को बना दो, तो भाई ऐसे ऐसे शक्तिशाली लोग तो होने चाहिए देश में। ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री देश में होने चाहिए जो बिहार चुनाव जीतना हो तो ट्रंप को कहेंगे ट्रंप भेजो तहबूर को, भेजो अभी चुनाव जीतना है। इससे इन लोगों को आग लगी हुई है भाई कि कैसे भारत में तब्बू राणा आ गया, कैसे नरेंद्र मोदी ने कर दिया। खैर आगे देखिए, आपको बात बताता हूं कि किस तरह से जो वहां पर तस्वीर बनी हुई है, आपको वो भी दिखाता हूं। एक मिनट। हाँ, ये वो तब्बू राणा है जिसने पाकिस्तान को कहा था कि जिन लोगों ने मुंबई में
मासूम लोगों को मारा, उन आतंकियों को पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सम्मान है, गैलेंट्री सम्मान, वो दिया जाना चाहिए। और अब इसी तहव्वुर राणा से 17 सवाल कहा जा रहा है कि आज एनआईए की टीम पूछ रही है। एक, तहव्वुर 8 से 21 नवंबर 2008 के बीच भारत क्यों आया था, वो भारत में कहां कहां गया, किस किस से मिला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अकेले ये सब कर रहा हो ये असंभव सा लगता है, तो वो किस किस से मिला उन सब के नाम बताने वाला है। क्या मुंबई में बड़े आतंकी हमले की खबर उसे पहले से थी? डेविड कोलमैन हेडली को वो कब से जानता था? डेविड हेडली को फर्जी वीजा पर भारत क्यों भेजा गया था? डेविड हेडली भारत में किन जगहों पर गया था? डेविड हेडली से क्या क्या बात होती थी? मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या है? हमलों के लिए रेकी में हेडली ने कैसे मदद की थी? लश्कर सरगना हाफिज सईद से संबंध कैसे थे तुम्हारे? इसके अलावा हाफिज सईद से पहली बार कब और कहां मुलाकात हुई थी? मुंबई हमले में मदद के बदले लश्कर ने तुम्हें क्या दिया है? लश्कर में हाफिज सईद के अलावा और किसे जानते हो? हमले में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने कैसे मदद की? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो गवाही देगा और वो अमेरिका में कन्विक्टेड है, अमेरिका उसको सजा दे चुका है ऑलरेडी, मतलब वो मानता है कि भाई वो 26/11 में शामिल था। अब वो व्यक्ति जब आईएसआई के लोगों के नाम बताएगा, पाकिस्तान की आर्मी के लोगों के नाम बताएगा जिन्होंने 26/11 का हमला किया था, करवाया था, आप सोचिए कि कितनी बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत होगी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने को लेकर। डॉक्टरी का पेशा छोड़कर आतंक का रास्ता क्यों चुना? आईएसआई से हेडली ने तुम्हें मिलवाया था या तुमने हेडली को? क्या मुंबई के अलावा कुछ और भी टारगेट थे जहां हमले किए जाने थे? ये शुरुआती 17 सवाल हैं जो कि तहव्वुर राणा से इस वक्त पूछे जा रहे हैं, कहा जा रहा है। लेकिन 18 दिन की उसकी रिमांड मिली है एनआईए की टीम को, तो ये पूरे 18 दिन जो है ना, ये इस देश के अंदर जो देशद्रोही बैठे हैं उनको भी ढूंढ निकालने में मदद करेगी, पाकिस्तान को एक्सपोज करने में मदद मिलेगी। भारत की जो साख है दुनिया में वो बड़ी है कि ये नया भारत जो है वो घर में घुस के ठोकना जानता है और कोई कहीं और चला जाए तो वहां से पकड़कर खींचकर लाना जानता है। ये पन्नू वन्नू जो बैठे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि मोदी छोड़ने वाले नहीं है और ये नरेंद्र मोदी का हिसाब तहव्वुर राणा के वापस आने से क्लियर हो गया। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट दूंगा, पाठशाला में भी बताऊंगा, वहां भी रात 9 बजे जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।